हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 1 पादपों में पोषण, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पौधे हैं, उनका पोषण कैसे होता है, वो कैसे बड़े होते हैं, उसके बारे में आज सब कुछ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और तथा इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? वो चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी, जिनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, सारे ये हैं जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, वही उन्हें हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। कहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ वही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। चाहे जीव जंतु हो या फिर इंसान हो, वो लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे कि जानवर है, वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें खाते हैं। और जो मनुष्य है वो भी पेड़ पौधों, सब्जियां वगैरह सब कुछ लेते हैं, खाते हैं। तो सिर्फ पौधे ही हैं जो खुद पे डिपेंड करते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, पानी जो हम पौधों में डालते हैं, उनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा उन्हें विभिन्न जैव कर्मों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो सजीव है, जो कि जिनमें जान होती है, जिन्हें प्राण होते हैं, जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इसको उपयोग करने की जो विधि है, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण विधि क्या है? जब सजीव अपना भोजन जब खुद से संश्लेषित कर लेते हैं तो उस विधि को स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, खुद से ग्रहण नहीं करते, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल या कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में यानी कि मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो हम पौधे लगाते हैं, पानी डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो क्या वो जड़ जो उसको ऑब्जर्व करती है, ग्रहण करती है और उसको जो है तने की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाती है और फिर पत्तियां जो उससे भोजन बनाती है पूरे पौधे के लिए। ये जो है कोशिका का आरेख चित्र है, चित्र दिया हुआ कोशिका का, जो आप छोटे छोटे डॉट से देख रहे हैं, केंद्रक है ये कोशिका द्रव्य यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, और ये कोशिका झिल्ली है। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाता है। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बनता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। एक जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये केंद्रक है, इसके चारों साइड जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट से बने हुए हैं, ये कोशिका झिल्ली है और इसमें जो लिक्विड होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं।
पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिका एक सतत मार्ग बनाते हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। कहते हैं हमने कोई पौधा लगा, उसके जड़ में पानी खनिज, जड़ में खाद हमने डाली, तो जो जड़ है उसने सबको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करते तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते। लेकिन पत्तियों तक पहुंचाने की जो पतली पतली वाहिकाएं बनी होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटी पतली पतली नसें होती है, बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर वाहिकाएं बनी होती है, जो कि जरूरी जरूरी जो तने जो खाद पोषण को जो जड़ से सींचा उन सबको पत्तियों तक पहुंचाती है, तभी पत्तियां अपने लिए खाना बनाती हैं भोजन के लिए, पौधों के लिए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। आपने देखोगे पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल होता है, और वो जो सूर्य को प्रकाश को ऑब्जर्व करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण वायु के प्रकार की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो पत्तियां होती हैं सूरज की रोशनी से, जड़ से जो उसे पोषण मिला, पानी मिला, उन सभी से पत्तियां जो है खाना बनाती है अपने लिए, पूरे पौधों के लिए, और तभी जो है पौधा बड़ा होता है। तो जो सूरज की रोशनी बहुत जरूरी, सिर्फ ऐसा नहीं कि पौधों के लिए जरूरी, बल्कि सभी जीवों के लिए जरूरी, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जब जल मिल जाता है तो क्या बनता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और वो उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट जमा ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंतर्मण यानी स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। ये पत्ती का दृश्य है ना, पत्तियां बनी हुई है, इसमें जो लाइनें बनी होती हैं, रंध्र होती हैं, और ये रंध्री द्वार होते हैं, और ये द्वार कोशिकाएं जिनके सहारे जो जड़ से जो खाद्य पदार्थ, जो पानी जो ऑब्जर्व करती हैं, जड़ जो तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाती हैं, ये वही वाहिकाएं हैं जो पत्तियों तक उनको पहुंचाया करती हैं। अब यह बात करते हैं क्लोरोफिल की। ये द्वार कोशिकाएं पत्ती की काटी, पत्ती को अगर अंदर से काट के देखा जाए ना, पतला बहुत पतला होता है, लेकिन उसको अगर अंदर से सर्च किया जाए तो उसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि ये रंध्र है। ये द्वार कोशिकाएं हैं जो पत्तियों के अंदर से जो पानी है या फिर जो खाद वगैरह हम डाली उसको ऑब्जर्व करती हैं, और ये जो पत्ती के अंदर हरा रंग होता है क्लोरोफिल, वो ये है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हैं किसी पत्ती का काट चित्र। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र प्रकाश संश्लेषण के दिखा रहे हैं कैसे कि जल एवं खनिज, ये जो जड़ है वो जमीन से पानी को, जो खनिज है उनको ऑब्जर्व करते हुए तने के द्वारा ऊपर पहुंचाती है, और फिर क्या है कि पत्तियों से जो ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां खींचती हैं, सूरज से सौर ऊर्जा उनको मिलती है, और पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल है, और यही सब कुछ मिलकर जो पत्तियां अपना भोजन बनाती है, जिसके द्वारा जो पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा बड़ा होता है, खिलता है पूरा। अब हम करते हैं क्रियाकलाप एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी
नोटबुक में लिखिए। कहते हैं कि 2 गमले जिसमें एक ही तरह का पौधा लगा, एक को रोशनी में रखो, सूरज की रोशनी में, जहाँ पे सूरज की रोशनी मिलती है, और एक गमले को ऐसी जगह रखो जहाँ पे सूरज की रोशनी ना मिलती है, फिर किसी डिब्बे के अंदर से बंद करके रख दिया जाए। और उसके बाद आयोडीन का परीक्षण करना है, फिर देखने के पत्तों में क्या डिफरेंस आता है, जो पौधों में क्या बदलाव हो जाता है। और 3 दिन 4 दिन के बाद जिस गमले को हमने अंधेरे में रखा है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती है, उसको उस जगह से हटा के दोबारा से वहाँ रखो जहाँ पर सूरज की रोशनी जाती है। फिर चेक करना है कि दोनों पौधों में क्या अंतर आता है, अंधेरे में रखते हुए भी, और जब उसी पौधे को हम बाहर रोशनी में रख देते तो उसमें क्या बदलाव होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काय जैसे पादप देखे होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कहीं किसी जगह सड़क के किनारे या फिर कोई छोटा तालाब वगैरह जाकर वहाँ पानी जम जाता है, दीवार गीली होती है और पानी काफ़ी इसमें जमा रहता है, तो कहते हो किनारे किनारे हरे हरे रंग का जो है देखा होगा आपने, जम जाता है हरे रंग का काई जैसा। तो वो क्या है, जो वहाँ पे छोटे छोटे जीव बढ़ जाते हैं, जो कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है और उसी के वहाँ पे जो काई जैसी फैल जाती है, जिसे हम काई कहते हैं। जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पे अक्सर ही मिलता है, दीवार को काई जम जाती है, जिसे कि शैवाल कहा जाता है। ये पत्तियां हैं ना अलग अलग रंगों की, लेकिन सभी के अंदर क्लोरोफिल होता है। कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो काई जिसे हम शैवाल के नाम से जानते हैं, वो क्या प्रकाश सूरज की रोशनी से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही कारण है कि वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी कि पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इनका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, इनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति होती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। कहते हैं पादपों को भी, जो पौधे होते हैं उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। स्पेशल कहाँ से नाइट्रोजन, गैस तो नहीं कर सकते, जो हम उन्हें खाद देते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन मिला हुआ होता है, नाइट्रोजन उसमें मिली होती है, और इससे जो पौधों को नाइट्रोजन जितनी आवश्यकता होती है वो खाद के द्वारा उसे पूरा कर लेते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप यानी कि पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे किस प्रकार प्राप्त करते हैं, पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ही पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनको भी जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने तरक्की करने के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जो दूसरे पौधे खाना बनाते हैं उसी को वो ऑब्जर्व करके ग्रहण करते हैं, वो भी फिर जिंदा रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और ऐसे पौधे क्या है, वो विषमपोषी पौधे कहलाते हैं। और ये लोग दूसरे पौधों के खाने पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको विषमपोषी प्रणाली का उपयोग लोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। ये जो आपने अक्सर सड़कों के किनारे देखा कि किसी ना किसी पेड़ पौधों पे जैसे पीले पेड़ की बहुत पतली पतली रस्सी सी जो बेल सी फैली हुई होती है, तो ये जो पीले रंग की जो बेल सी दिख रही है आपको, ये क्या है, ये अमर बेल होती है, जो कि दूसरे पौधों के ऊपर फैल जाती है और उन पौधों से जो अपना भोजन है प्राप्त कर लेती है। इसी कारण को परपोषी कहते हैं, परजीवी भी कहते हैं।
क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड करती है। परपोषी पादप पर अमर बेल। इसको अमर बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बेल होती है कभी समाप्त नहीं होती, इस पौधे के बाद दूसरे पौधे पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चली जाती है और एक करके से पौधों पर फैल जाती है, कभी भी समाप्ति ये नहीं होती। भी पौधों पर परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से विषय में चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। अब कहते हैं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो जंतुओं को खाते, जंतुओं का भक्षण करते हैं। हैरानी वाली बात तो है ये। कैसे पौधे भी देखिए क्या है। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसके घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती की रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई नहीं, ये है वो पौधे, ये जो मटके की तरह होते हैं, ढक्कन सा बना होता है ये ऊपर, ये पौधा है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो छोटे कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप उनको कहते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इन्हें आवश्यकता है? नहीं, ये है वो पौधे जिसमें जो कीड़ों को खाते हैं। इनके अंदर छोटे रेशे से रोम से बनते हैं। जब भी कोई कीड़ा का यहाँ पे टच होता है तो उसके जो रेशे होते हैं उसमें फंस जाता है और फिर जो कीड़े को जो है इस पौधे के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, उसको जो इन लोग खा के पचा लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे यहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। छत्र के पैकेट सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्र, ये है ना छत्र जिसे मशरूम भी कहते हैं, जो कि बाजार में खूब मिलते हैं। सफेद सफेद के इतने बड़े पैकेट मिलते हैं और बाजार में बहुत मिलते हैं। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 1.2। ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये संरचना सफेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। आपने अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। ये जीव कवक या फंजई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो। यहाँ पे पिक्चर बनी है ब्रेड की जिस पर उगती हुई कवक है। जब हम ब्रेड को कुछ समय के छोड़ देते रखे, कभी कभी घर में रख के भूल जाते हैं या किसी का हमें ध्यान नहीं, इधर रखी रह जाती है तो क्या होता है, हम देखा ब्रेड के ऊपर हरे हरे रंग का एक कवक सा जम जाता है। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। कवक यानी जिसे फंजई भी कहते हैं, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कई बार तक हमें कुछ लंबे समय के लिए घर से बाहर जाना, घर में ब्रेड रह जाती है, फिर कोई रोटी रह जाती है और उसे हटाना डिस्टर्ब करना भूल जाते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि रोटी के पूरे चारों साइड जो हरे हरे रंग का या फिर सफ़ेद रंग का जो एक कवक सी जम जाती है, ब्रेड के ऊपर जम जाती है, जो कि हरे हरे रंग का होता है। ये सारी कवक कहलाती है। ये क्यों होता है? जब कोई भी सामान लंबे समय तक
नमी के कारण, जहाँ पे नमी होती है वहाँ नमी में रह जाता है ना, धीरे धीरे सड़ जाता है, सड़ने के बाद वहाँ पे कवक बन जाती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कहते हैं जो कवक होते हैं वो हवा में फैले होते हैं, जो हम नॉर्मली हवा में सांस लेते हैं उस हवा के अंदर कवक के बीजाणु होते हैं। और जब कोई भी ऐसी चीज़ों के लंबे समय तक रखी हुई है और वो नम है, उसके अंदर नमी है, उसमें गीलापन होता है, तो जो कवक के बीजाणु होते हैं वो अपने आप उस चीज वस्तु के ऊपर पहुंच जाते हैं और कवक को अंकुरित कर देते हैं। कवक जो वहाँ पर जन्म लेता है, यानी कि वहाँ पे हर जगह पे जो कवक फैल जाती है, बढ़ जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जब दो जीव एक साथ रहते हैं, अपना खाना पीना, अपना जो स्थान है रहने का, एक दूसरे में शेयर करते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे का यूज करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में तो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ये कवक और शैवाल जो एक दूसरे के लिए सह संबंधी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की लोग मदद करते हैं। जो शैवाल होता है उसके बाद जो शैवाल है उसके बाद जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और कौन कराता है? कवक कराता है, शैवाल को खाने की जगह देता है, जल देता है, पोषण देता है। और जो इसके बदले में जो शैवाल होता है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होता है उसको कवक को देता है, यानी कि दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे के लान एवं गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी धीरे धीरे मात्रा कम होने लगती है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से अपना जो खनिज चीज़ें हैं जो जड़ है से मिलती हैं, उनको जड़ से जो हम खाद डालते हैं जड़ों से वो अपनी खाने की चीज़ें, पानी, जल को यूज़ करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन्हीं को तनों की सहायता से पत्तों तक पहुंचाते हैं। फिर जो पत्ते होते हैं सूर्य की रोशनी का मिलकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रम के बाद जो मिट्टी में खाद है उसका जो उसकी ताकत है धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि समय समय पौधों में खाद दी जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। कहते जब दाल वाल उगाई जाती है तो उसके बाद दूसरी फसल के लिए जरूरी है कि हम मिट्टी में जो खाद को डालें, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दाल जो हम उगाते हैं तो उसके दाल उगाने के बाद जो मिट्टी होती है उसमें काफ़ी सारे उर्वरक जो क्षमता रह जाती है मिट्टी के अंदर ही। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप
स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसा कि परजीवी एवं निर्जीवी। परजीवी एवं निर्जीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? अब इस अध्याय के अंदर हमने जो कुछ खासकर शब्द देखे, जो प्रमुख शब्द देखे, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पौधक, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक। इसमें जो खासकर बात हमें सीखे आज के इस अध्याय वो है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, उनकी उपयोग जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए अथवा तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। कि जो भी सजीव चीजें हैं, जो भी लिविंग थिंग्स, सभी को खाने की जरूरत होती है। खाने से वो क्या होता है, अपने शरीर को ताकत देते हैं और अपने शरीर का रखरखाव भी तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते। जो पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी है, जो मिट्टी से उन्हें खनिज मिलता है, सूरज की रोशनी, सभी के लिए, सभी का यूज कहाँ करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पौधों के लिए खाना बनाने के लिए इसको क्या जरूरी, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, फिर क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है बहुत ही जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन होता है। जो पौधे की पत्तियां होती है, जब उनको सूर्य की रोशनी मिलती है, क्लोरोफिल की सहायता लेते हैं, तो वो लोग सौर ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये वही ऑक्सीजन जिसका हम सभी सजीव उपयोग करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो कवक होता है वो मरे हुए जीवों से या फिर जो अपघटित जैव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनको मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि मरे हुए जीवों पर वो निर्भर करते हैं। लेकिन जो अमरबेल है वो परजीवी, क्योंकि दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर करती है, अपना भोजन उनसे प्राप्त करती है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते जाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। कहते हैं कुछ पेड़ पौधे और जो सभी जीव हैं वो अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। हम जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए हमें क्या कहलाते हैं, हम विषमपोषी कहलाते हैं, क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने जो भी बातें पढ़ी, ये सभी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, देखते रहिए इसी तरह आपका अपना ज्ञान अभियान।